अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान पेश किया। मैंने अपना वकालतनामा में मुलजिम रेहान की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दिया। जज ने हैरत भरी नज़र से मेरी जानिब देखा और पूछा, बेग साहब, इस केस में आप वकील सफाई हैं ना? यस योर ऑनर, मैंने सर की असबाती जुम्बिश से शाइस्ता अंदाज में जवाब दिया। वो मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाकर रह गया। जज के हुक्म पर अदालत की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। मैंने मुलजिम की ज़मानत के हक़ में दलाइल देना शुरू कर दिए। जनाब अली, मेरा मुवक्किल इस माशरे का एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है। किसी गहरी साजिश के तहत इस बेचारे को इस केस में फंसाने की कोशिश की गई है। वक्त आने पर मैं साबित कर दूंगा कि मुलजिम बेगुनाह है। लिहाजा मेरी मोअज़्ज़िज़ अदालत से इस्तदा है कि मुलजिम की ज़मानत मंजूर करते हुए इसे रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया कि मुलजिम की बहन मिसिस सुफियान शख्सी ज़मानत का बंदोबस्त नहीं कर सकी थी। अलबत्ता ज़ाती मचलके पर ज़मानत के कानूनी इंतज़ामात के लिए पूरी तरह लैस होकर वो आज अदालत पहुंची थी। वकील इस्तग़ासा मेरे खामोश होते ही मुतहर्रिक हो गया। योर ऑनर, मुलजिम ने जिस घिनौने फेल का इर्तिकाब किया है, इससे इसकी सारी पारसाई और मुअज़्ज़िज़पन का भांडा फूट चुका है। उसने लम्हाती तवक्कुफ़ करके मानदाना अंदाज में मेरे मुवक्किल की तरफ देखा, फिर उंगली से इशारा करते हुए तेज़ आवाज़ में बोला, ये शख्स सख्त से सख्त तरीन सज़ा का मुस्तहिक़ है जनाब अली। मैंने वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, माय डियर काउंसलर, अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे मुवक्किल के किसी घिनौने जुर्म का जिक्र किया है। आप मुझे इस फेल के बारे में कुछ बताना पसंद करेंगे? कमाल है, उसने हैरत से आंखें फैलाई। आपको नहीं पता आपके मुवक्किल को किस संगीन जुर्म के इल्ज़ाम में अदालत तक लाया गया है? फ़र्ज़ कर लें कि नहीं पता, मैंने सादगी से कहा। आपकी मासूमियत पर कुर्बान जाने को जी चाह रहा है। आप अपना ये शौक़ बाद में किसी वक्त पूरा कर सकते हैं, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। फ़िलहाल मेरे सवाल का जवाब दें। मुलजिम ने जिस संगीन फ़ेल का इर्तिकाब किया है, वकील इस्तग़ासा ने इन अल्फाज के साथ मेरे सवाल के जवाब में तफसील बयान करना शुरू की। जब वो अपनी बात कहकर खामोश हुआ तो मैंने पूछा, मेरे फाजिल दोस्त, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि ज़ेरे समाअत केस हुदूद ऑर्डिनेंस की कौन सी दफ़ा के तहत आता है? लगता है आपने इस केस का अच्छी तरह मुतालिया नहीं किया और बग़ैर किसी तैयारी के ही अदालत पहुंच गए हैं। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोला, अगर आपने केस फाइल को अच्छी तरह देखने की ज़हमत गवारा की होती तो इस सवाल की नौबत ही ना आती। वहाँ सब कुछ दर्ज है, यकीनन दर्ज है, मैंने बड़ी रसान से कहा। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वकील इस्तग़ासा ने हैरत से आंखें फैलाते हुए कहा, फिर इमदाद तलब नज़र से जज को देखने लगा। जज ने मेरी तरफ देखते हुए इस्तफसार किया, इस सवाल का कोई ख़ास मकसद है? जी हाँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा। जज ने वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए कहा, वकील सफाई के सवाल का जवाब दिया जाए। वकील इस्तग़ासा ने बुरा सा मुँह बनाया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये दफ़ा 6 का केस है। आर यू श्योर? यस आई एम, वो बड़े वसूख से बोला। दफ़ा 6 जना बिल जब्र के जेल में लगाई जाती है और दफ़ा 4 जना बिल इरादा के जेल में। इतनी अहम मालूमात बहम पहुँचाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। वकील इस्तग़ासा अजीब सी नज़रों से मुझे तकने लगा। इसकी समझ में नहीं आया था कि मैंने मालूमात के हवाले से इसकी तारीफ़ की थी या इसका मजाक उड़ाया था। मैंने इसके समझने से पहले ही एक और सवाल कर डाला, आप लगे हाथों ज़रा ये भी बता दें कि हुदूद ऑर्डिनेंस की मज़कूरा मुताल्लिका दफ़ा के बारे में कुरान करीम का क्या हुक्म है? इस ऑर्डिनेंस की बाबत कुरान पाक में इरशाद बारी है कि वो वजाहत करते हुए बोला, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द में से हर एक को 100 कोड़े मारो और तुम्हें इन पर अल्लाह के मामले में तरस नहीं आना चाहिए। अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों के एक गिरोह को हाजिर रहना चाहिए। ज़ानी मर्द सिवाय ज़ानिया औरत के या मुशरिका के निकाह नहीं करेगा और ज़ानिया औरत सिवाय ज़ानी मर्द या मुशरिक के निकाह नहीं करेगी और ईमान वालों पर ऐसा करना हराम करार दिया गया है। वो लम्हे भर के लिए रुका, फिर एक गहरी सांस ली,
फिर इजाफा करते हुए बोला, एक रवायत के मुताबिक कि अगर लड़की औरत या मर्द कमा रहे हैं और जना करते हैं तो दोनों को 100 कोड़े लगाए जाएं, और अगर कोई शादीशुदा औरत और शादीशुदा मर्द हैं तो इन दोनों को संसार किया जाए। दुरुस्त। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। आपने जिन कुरानी आयत का हवाला दिया है वो सूरह नूर का बयान है और आपकी आखिर ज़िक्र पेश करदा रवायत मुश्कात शरीफ से है। जी हाँ, वो जल्दी से बोला, लेकिन ज़ेर समाअत केस में मुलजिम रिहान ने एक जालिम का किरदार अदा किया है। मुलजिम के जालिमाना और जाबराना फ़ेल में शाहिदा की मर्जी शामिल नहीं थी। शाहिदा मजलूम है। इस जुर्म की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मुलजिम को मिलना चाहिए। इस बात का फैसला करना मोअज़्ज़िज़ अदालत का काम है। मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मेरे फाजिल दोस्त, ये बताएं कि कुरानी बयान में तरमीम का हक़ आपको किसने दिया है? क्या मतलब? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। माय डियर काउंसलर, मैंने वजाहत करते हुए कहा, आपने सूरह नूर के हवाले से जानी मर्द और जानिया औरत के लिए जहाँ सज़ा का जिक्र किया है वहाँ से एक नहायत ही अहम नुक्ता आपने हज़फ ही कर दिया है। कौन सा नुक्ता? उसकी उलझन में इजाफा हो गया। मैंने कहा कि मज़कूरा सज़ा के बयान के साथ ही बल्कि इसी के ज़ेल में यह भी दर्ज है कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाह नहीं लाते तो इन्हें 80 कोड़े मारो और कभी इनकी गवाही कबूल ना करो, और वही लोग हैं जो नाफरमान हैं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके खोजती हुई नज़रों से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा और फिर इजाफा करते हुए पूछा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो जल्दी से बोला। मेरे फाजिल दोस्त, मैंने कदरे जारहाना अंदाज में कहा, थोड़ी देर पहले मेरे मुवक्किल की ज़मानत रुकवाने के सिलसिले में आपने इसके जुर्म की तफसील का जो नक्शा खींचा है, इससे तो यही महसूस होता है कि इस जुर्म के वक्त आप जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। लिहाजा मैंने ड्रामाई अंदाज में रुककर हाज़रीन अदालत पर एक निगाह डाली और फिर वकील इस्तग़ासा की तरफ देखते हुए कहा, एक गवाह तो इस जुर्म के आप ही हो गए। आपको मज़ीद 3 गवाहान का बंदोबस्त करना होगा। ऐसे गवाहान जो बालिग़ मुसलमान मर्द हों, जिनसे मुतालिक मुअज़्ज़िज़ अदालत को तज़किया उल शहूद की बिना पर पूरा इत्मीनान हो जाए कि वो कबाइर से इज्तनाब करते हैं और वो सादिक हैं। इसकी जब नौबत आएगी तो देखा जाएगा, वो बेपरवाही से बोला। जिसके साथ मुजरिमाना कार्रवाई होती है, इस मजलूम की गवाही कुछ कम अहमियत की हामिल नहीं है। फिर वो रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए बोला, जनाब आली डिफेंस काउंसलर गैर ज़रूरी अमूर को ज़ेर बहस लाकर मुअज़्ज़िज़ अदालत का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत को रद्द करते हुए इसे जुडिशनल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए ताकि अदालती कार्रवाई को नॉर्मल अंदाज में आगे बढ़ने का मौका मिल सके। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैंने अपने मुवक्किल की ज़मानत के हक़ में दलाइल देना शुरू किए। 15-20 मिनट तक हम दोनों के दरमियान गर्म और नर्म मुकालमों का तबादला होता रहा। फिर जज ने मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत को नामंजूर करते हुए इसे जुडिशनल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम सादिर कर दिए। मैं ये तस्लीम करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता कि इस दिन मैं अपने मुवक्किल की ज़मानत कराने में नाकाम रहा था, लेकिन इसके साथ ये भी हकीकत है कि मैंने अपने मखसूस दलाइल की मदद से वकील इस्तग़ासा की दीवार में शिगाफ डालने के मुतरादिफ था। जज ने चंद रोज़ बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। मैं मुलजिम की बड़ी बहन मिसेस सफ़िया के साथ अदालत के कमरे से बाहर आया तो उसने राहदारी में मेरे साथ चलते हुए थके हुए लहजे में कहा, बेग साहब, मैं तो ये तवक्को कर रही थी कि आप रेहान को ज़मानत पर रिहा करवा लेंगे, लेकिन इसके अधूरे जुमले के जवाब में मैंने कहा, ज़मानत के हवाले से तमाम मुलज़िमान के लवाहिकीन की तवक्कुआत कुछ इसी नौइयत की होती हैं, लेकिन यह भी एक खुली हकीकत है कि क़त्ल और हदूद के केसेस में मुलज़िम की ज़मानत मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होती है। मुझे इसका कुछ अंदाज़ा हो गया है। वो गहरी संजीदगी से बोली, वैसे मैं मायूस नहीं हूँ बेग साहब, आज आपने वकील मुखालिफ को खूब लताड़ा है। मैंने मिसेस सुफियान के आखिरी जुमले को नज़रअंदाज करते हुए हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में कहा, आपको मायूस होना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज पहली पेशी थी। इस हवाले से केस पर मेरी गिरफ्त मजबूत है और अगर आपका ताउन हासिल रहा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये केस हम ही जीतेंगे इंशाअल्लाह।
वो ठोस लहजे में बोली। बेग साहब, मैं आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें। 2-3 छोटे मोटे कामों के अलावा आपको एक अहम काम भी करना है, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। और इस अहम काम का ताल्लुक सलमा के पहले शौहर और शाहिदा के बाप कादिर से है। मुझे इस शख्स के बारे में मालूमात दरकार हैं। किस किस्म की मालूमात? मिसेस सुफियान ने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मसलन ये कि मैंने कुछ सोचते हुए कहा कि वो किस किस्म का शख्स है। सलमा ने इससे छुटकारा हासिल किया था या कादिर ने इस औरत से जान छुड़ाई थी? अभी तक तो हमारे सामने सलमा का बयान है, जिसकी रोशनी में कादिर एक आवारा और बदगुमान शख्स था। ऐन मुमकिन है कि वो रेहान की तरह कोई शरीफ आदमी हो और उसने सलमा के करतूत देखते हुए इससे जान छुड़ाई हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोली। आपने निहायत ही अहम नुक्ते की जानिब तवज्जो मबसूल करवाई है। मैं कादिर के बारे में मालूमात इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कादिर से मुलाकात बहुत सूदमंद साबित हो सकती है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप अगर इतना भी मालूम कर लेंगी कि वो शख्स कहाँ रहता है, इससे कैसे मुलाकात मुमकिन है, तो बाकी के मामलात मैं खुद निपटा लूँगा। मैं बहुत जल्द आपको इस सिलसिले में कोई खुशखबरी सुनाऊंगी, मिसेस सुफियान ने बड़े वक़्सूक से कहा। मैंने उसे मज़ीद 2-3 बातों के हवाले से चंद अहम हिदायत दी। फिर वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद रुखसत हो गई और मैं पार्किंग की जानिब बढ़ गया। आइंदा पेशी पर सबसे पहले मजलूम शाहिदा का बयान रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ने से पहले एक बात की वजाहत करता चलूँ कि हुदूद ऑर्डिनेंस के केसेस, चाहे वो झूठे हों या सच्चे, बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। बल्कि अगर इन्हें हसास नौइयत के केसेस कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा नाजुक पोजीशन मुजरिमाना कार्रवाई का निशाना बनने वाली औरत की होती है। वकील मुखालिफ इससे ऐसे ऐसे ख़तरनाक सवाल करता है कि जिन्हें सुनकर मर्दों को भी पसीना आ जाए। यही वजह है कि इस नौइयत के केसेस में से 80% तो रजिस्टर ही नहीं करवाए जाते। अक्सर वालिदैन और ख़ुद मजलूम इस अदालती कार्रवाई की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। यही सोचकर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है कि जो होना था वो तो हो चुका, रही सही इज्जत का भी जनाजा निकालने से क्या फ़ायदा। मजलूम शाहिदा का बयान रिकॉर्ड हो चुका तो वकील इस्तगासा ने इस केस को मजबूती बख्शने के बाद, मखसूस नौइयत के सवालात करने के बाद अपनी जिरा मौकूफ़ कर दी। मैं जज से इजाज़त हासिल करने के बाद शाहिदा वाले कटहरे के करीब पहुंच गया। मैंने खंगार कर गला साफ किया, फिर मजलूम की आंखों में देखते हुए कहा, शाहिदा बीबी, आप ज़रा सोच कर बताएं कि जिस रोज़ आपका बयान करदा वाक़या पेश आया उस दिन क्या तारीख थी। उसने एक लम्हा सोचने के बाद जवाब दिया, 30 अप्रैल, यानी माह अप्रैल की आखिरी तारीख। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, आइंदा रोज़ माह मई शुरू हो गया था। जी आप ठीक कह रहे हैं, शाहिदा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। इस्तगासा की रिपोर्ट के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या 30 अप्रैल की रात 11 और 12 बजे के दरमियान पेश आया था। आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं? मैं रिपोर्ट के अल्फाज से इत्तफाक करती हूँ। वक़ुआ के रोज़ आपके और मुलजिम के अलावा घर में और कौन मौजूद था? मैंने सवाल किया। कोई भी नहीं, उसने जवाब दिया। और तुम्हारी वालदा? मैंने कदरे तेज़ लहजे में पूछा। वो इस वक्त कहाँ थी? वो खाला से मिलने गई हुई थी। कौन सी खाला से मिलने? खाला फरीदा से, उसने बताया, जो मंजूर कॉलोनी में रहती हैं। रात के 11 बजे तुम्हारी वालदा ग्रीन टाउन से मंजूर कॉलोनी क्या लेने के लिए गई थी? मैंने कदरे जारहाना अंदाज में सवाल किया। क्या वहाँ मंजूर कॉलोनी में कोई इमरजेंसी हो गई थी? वो रात को वहाँ नहीं गई थी। फिर? मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा। अम्मी कोई 4 बजे दोपहर को घर से निकली थी, उसने जवाब दिया, और कहा था कि वो 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगी, लेकिन इन्हें आने में देर हो गई। और वाक़यात के मुताबिक तुम्हारी वालदा इस वक्त वापस आई थी जब घर के अंदर ये सानिहात चल रहा था, कुछ 11 साढ़े 11 बजे। मैंने कहा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने तायदी अंदाज में जवाब दिया। तुम्हारा सुतेला बाप, यानी इस केस का मुलजिम रेहान, वक़ुआ के रोज़ कितने बजे घर आया था? लगभग 9 बजे। क्या वो रोज़ाना इसी वक्त आया करता था? जी कमोबेश इसी वक्त। जब तुम्हारा सुतेला बाप घर पहुंचा तो तुम घर में अकेली थी? जी हाँ, अकेली थी। मुलजिम ने तुम्हारी वालदा के बारे में पूछा तो होगा कि वो कहाँ है? नहीं पूछा था, वो बड़ी सादगी से बोली। क्या मतलब, क्यों नहीं पूछा था? चंद रोज़ पहले अम्मी और अंकल में शदीद नौइयत का झगड़ा हुआ था, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। अंकल से इसकी मुराद सुतेला बाप यानी इस केस का मुलजिम रेहान था। इन दोनों में
बात चीत बंद थी और दोनों एक दूसरे के बारे में कोई सवाल नहीं करते थे। तुम इस झगड़े का जिक्र तो नहीं कर रही हो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, जिसके इख्तिताम पर रेहान ने कहा था कि अगर आप माँ बेटी नहीं सुधरेंगी तो इसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस ही रह जाएंगे। जी हाँ वकील साहब, मैं इसी झगड़े की बात कर रही हूँ। आप माँ बेटी के लिए मुलजिम के पास कौन से 2 ऑप्शंस थे? अंकल ने कहा था कि या तो वो घर से निकलते वक्त हमें घर में बंद करके जाएंगे या फिर वो हमें अपने घर से बाहर निकाल देंगे। वो इतना बताकर खामोश हो गई। इतनी सख्त सज़ा? मैंने कंधे उचकाए। आप लोगों ने ऐसा कौन सा संगीन जुर्म कर डाला था जो मुलजिम ने इतने खतरनाक ऑप्शंस इस्तेमाल करने की धमकी दी थी? ये तो आप अंकल ही से पूछें, वो अजीब से लहजे में बोली। तुम्हारे अंकल से तुम्हारे सामने ही मैं बहुत कुछ पूछूंगा, मगर इसकी बारी आने पर। मैंने कहा फिलहाल तुम मोअज़्ज़िज़ अदालत को ये बताओ कि मुलजिम ने तुम माँ बेटी को किस बात के लिए सुधरने और संभलने के लिए कहा था? कोई ख़ास बात नहीं थी, वो जुज़बुज़ होते हुए बोली। फिर क्या था? उसने जवाब देने से पहले नागवारी से मुलजिम की जानिब देखा, फिर मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, आप इसे अंकल की गंदी ज़हनियत समझ लें। फ़र्ज़ करो कि मैंने वही समझा जो तुम कह रही हो, लेकिन तुम्हारे समझाने और मेरे समझ लेने से बात नहीं बनेगी। मैंने नहायत संजीदगी से कहा, तुम्हें मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने अपने अंकल यानी इस केस के मुलजिम की गंदी ज़हनियत की वज़ाहत करना होगी। शाहिदा ने कनखियों से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा। अंदाज ऐसा ही था जैसे वो वकील मौसूफ से मदद की तलबगार हो। लेकिन इससे पहले कि वकील इस्तग़ासा की ज़बान में जुंबिश पैदा होती, मैंने जल्दी से कहा, शाहिदा बीबी, मुअज़्ज़िज़ अदालत ये जानना चाहती है कि मुलजिम ने किस हवाले से आपको सुधरने और संभलने की ताकीद की थी। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खराबी या बुराई थी? हम में कोई खराबी या बुराई नहीं थी, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोली। महल्ले वालों ने अंकल को हमारे खिलाफ कर दिया था। क्या खिलाफ कर दिया था? अंकल हमें बदकिरदार समझने लगे थे। महल्ले वालों को आप माँ बेटी से ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? मैंने पूछा। वो आप लोगों के किरदार के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ गए थे? ये तो आप इन्हीं से जाकर पूछें, वो बेजारी से बोली। हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। महल्ले वालों को भी अदालत में बुलाकर पूछगछ की जाएगी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, अगर इस बात की ज़रूरत महसूस की गई तो। वो मुंतज़िर नज़रों से मुझे देखने लगी कि अब मैं कौन सा सवाल करता हूँ। मैंने पूछा, शाहिदा बीबी, इस केस के मुलजिम यानी तुम्हारे अंकल या सौतेले बाप रेहान के साथ तुम लोग कब से रह रहे थे? जब से अम्मी ने अंकल से शादी की थी। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, मैंने कहा। तुम्हारी अम्मी सलमा और रेहान की शादी कब हुई थी? इसने चंद सेकंड सोचने के बाद जवाब दिया, इस शादी को 3 साल हो गए हैं। और मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, मुलजिम और तुम्हारी अम्मी बल्कि तुम माँ बेटी और मुलजिम के दरमियान वो झगड़ा कब हुआ था जिसमें मुलजिम ने 2 ऑप्शंस इस्तेमाल करने की धमकी दी थी? ये तो चंद रोज़ पहले की बात है, शाहिदा ने जवाब दिया। यानी इस झगड़े से पहले सब ठीक ठाक चल रहा था? हाँ हाँ नहीं, क्या मतलब? मैंने कदरे सख्त लहजे में पूछा। बीबी, वकील साहब के सवाल का जवाब दो, जज ने मजलूम शाहिदा की जानिब देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा। हाँ या ना? जी। शाहिदा ने गर्दन को असबाती जुम्बिश दी, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, जी, मेरा मतलब ये था कि चंद माह पहले भी अंकल ने हमें खरी खरी सुनाई थी। वो पहला मौका था जब अंकल को हमारे किरदार पर शक हुआ था। ये लगभग कितने अरसे पहले की बात है? 3-4 माह पहले। तुम ये कहना चाहती हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह से घर की फ़िज़ा में कशीदगी पैदा हो गई थी? मैंने जरा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा। इससे पहले सब अमनो अमान था। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसने तायदी अंदाज में गर्दन हिलाई। पहले 2.5 साल में मुलजिम आप माँ बेटी के किरदार से पूरी तरह मुतमईन था, मैंने कहा। वो सलमा को एक वफादार बीवी और तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझता था। जी हाँ। शाहिदा बीबी, तुमने थोड़ी देर पहले मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने ये कहा है कि मुलजिम की गंदी सोच के नतीजे में इसने तुम माँ बेटी के किरदार को निशाना बनाया था, मैंने जरा के सिलसिले को दराज करते हुए कहा। तुम्हारे बयान से ये भी जाहिर होता है कि मुलजिम की गंदी सोच का सबब महल्ले वालों का इसे तुम माँ बेटी के खिलाफ भरना है। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि महल्ले वालों को आप माँ बेटी से क्या दुश्मनी थी। किस्सा मुख्तसर यह है कि जब तक मुलजिम को आप दोनों के किरदार के हवाले से शक नहीं हुआ था, इसका रवैया आप लोगों के साथ नॉर्मल था और ज़िंदगी बड़े आराम और सुकून के साथ गुजर रही थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, उसने उस बात में जवाब दिया। शाहिदा बीबी, मैंने अपने लहजे में तेज़ी लाते हुए कहा,
थोड़ी देर पहले तुमने वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में मुअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि मुलजिम तुम्हें ख़राब नज़रों से देखा करता था। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ था? जब से इन्हें शक हुआ था कि हम माँ बेटी का किरदार साफ नहीं। शाहिदा ने जवाब दिया। अम्मी तो इनकी बीवी थीं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो जिस अंदाज में मुझे देखते थे, इसे शरीफाना या बुजुर्गाना अंदाज बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। वो एक शैतान की नज़र थी। तुम्हारा मतलब है कि मुलजिम तुम्हारे लिए बुरी नीयत रखता था? मैंने कहा। और तुमने वकील इस्तगासा की जिरह के जवाब में इस अमर की वजाहत भी की है कि तुम्हारे लिए मुलजिम की नीयत में फतूर पैदा हो चुका था, और फिर जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपनी गंदी जहनीत पर अमल कर डाला। जी हाँ, यही हकीकत है, उसने मुख्तसर जवाब देने पर इत्तेफाक किया। अपनी गंदी जहनीत के साथ 5-6 माह तक इंतज़ार करना मुलजिम की मनसूबाबंदी का हिस्सा था, या इससे पहले इसे मौका नहीं मिला था? मैंने पूछा। मेरा ख्याल है इससे पहले इन्हें अपने मज़मूम जुराइम की अज़ाइम की तकमील का मौका नहीं मिला था, शाहिदा ने जवाब दिया। तुमने मुलजिम की बदनीयती को 5-6 माह पहले ही भांप लिया था। मैंने जिरा के सिलसिले को रफ्ता रफ्ता समेटते हुए कहा। क्या तुमने अपनी अम्मी को इस बारे में बता दिया था? जी हाँ, मैंने बता दिया था। यानी सलमा इस बात से वाकिफ़ थी कि मुलजिम तुम्हारे लिए अपने दिल में किस किस्म के जज्बात रखता था? मैंने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। जी, अम्मी को एक एक बात का पता था। फिर भी मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। सलमा तुम्हें घर में अकेला छोड़कर अपनी बहन से मिलने मंसूर कॉलोनी चली गई थी, क्यों? उसने बड़े तहम्मुल से मेरी बात सुनी, फिर जवाब दिया। अम्मी मुझे यही बताकर गई थी कि वो 7 या ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक वापस आ जाएंगी, लेकिन इन्हें आने में देर हो गई और अंकल को अपनी शैतानियत दिखाने का मौका मिल गया। इतना कहकर शाहिदा ने गर्दन झुका ली। मैं सवालात के ज़ाविये को तब्दील करते हुए बोला। शाहिदा बीबी, तुम्हारे असल यानी सगे बाप का क्या नाम है? गुलाम कादिर, उसने जवाब दिया। फिर ऐसी नज़रों से मुझे देखने लगी जैसे इसकी समझ में ना आया हो कि मैंने इससे ये सवाल क्यों किया था। तुम्हें गुलाम कादिर से बिछड़े कितना अरसा हुआ है? कोई 5 साल, उसने जवाब दिया। इस वक्त तुम्हारी उम्र क्या होगी? 23.5 साल। इसका मतलब है कि जब तुम गुलाम कादिर से जुदा हुई थी तो इस वक्त तुम्हारी उम्र कमोबेश 18.5 साल थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जी, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। 18 साढ़े 18 साल अच्छी खासी उम्र होती है, मैंने जिरा के सिलसिले को समेटते हुए कहा। तुम्हें अपने बाप की शक्ल तो अच्छी तरह याद होगी? जी हाँ, बिल्कुल याद है। अगर तुम्हें गुलाम कादिर की तस्वीर दिखाई जाए तो तुम उसे बासानी पहचान लोगी ना? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, वकील इस्तगासा ने बाआवाज़ बुलंद कहा। इस वक्त अदालत में जो केस ज़ेर समाअत है, इसका मजलूम शाहिदा के बाप गुलाम कादिर से दूर का भी वास्ता नहीं। डिफेंस काउंसलर गैर ज़रूरी बातों में उलझकर एक तरफ मुअज़्ज़िज़ अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं तो दूसरी जानिब ये सीधी सादी मजलूम शाहिदा को हिरासत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। लिहाजा वो सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला। मैं मुअज़्ज़िज़ अदालत से पुरज़ोर इस्तदा करूँगा कि वकील सफाई को ऐसी हरकतों से बाज रहने की ताकीद की जाए। बेग साहब, वकील इस्तगासा के जवाब पर जज ने मुझसे पूछा, शाहिदा बीवी के बाप का गुलाम कादिर का ज़ेर समाअत कैसे कोई ताल्लुक़ बनता है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है जनाब आली, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और मुनासिब वक्त आने पर मैं ये ताल्लुक़ साबित करके भी दिखा दूँगा। और वो मुनासिब वक्त कब आएगा? वकील इस्तगासा ने तंज़िया लहजे में पूछा। हो सकता है वो मुनासिब वक्त अगली पेशी पर ही हो, मैंने जवाब दिया। ये पेशी क्यों नहीं? सवाल वकील इस्तगासा ने किया था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज करते हुए जज की जानिब देखकर खंकार कर गला साफ करते हुए कहना शुरू किया। जनाब आली, मुमकिन है अदालत मुलजिम की बीवी सलमा के माजी से वाकिफ़ ना हो। सलमा के मुताबिक शाहिद का बाप कादिर एक ओबाश और शराबी शख्स था। वो सलमा को ज़दोकोब करता था, गाली गलोच करता था। अलगर्ज उसने सलमा और शाहिदा की ज़िंदगी अजीरन कर रखी थी। लिहाजा सलमा ने एक रोज़ इस आवारा बदमाश से जान छुड़ा ली। इस निजात के 1 साल बाद सलमा और मुलजिम की शादी हो गई। सच्ची बात यह है कि मुझे सलमा के बयान पर यकीन नहीं। मैं सांस हमवार करने के लिए थमा, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला। ये भी तो ऐन मुमकिन है कि जो इंकिशाफ मुलजिम रेहान पर हुआ वो मबनी बर हकीकत हो, यानी मजलूम शाहिदा और उसकी माँ सलमा वाकई किरदार की साफ ना हो, और इसी बिना पर कादिर ने सलमा को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया हो।
میں نہایت خفیہ انداز میں سلمیٰ کے سابق شوہر اور مظلوم شاہدہ کے حقیقی باپ پر تحقیق کر رہا ہوں۔ 2-4 روز میں قادر کے حوالے سے تمام تر سچ اور جھوٹ مجھے معلوم ہو جائے گا، اس لیے میں نے وکیل استغاثہ کو آئندہ پیشی تک انتظار کا مشورہ دیا ہے۔ آپ اپنی تحقیق و تفتیش جاری رکھیں۔ وکیل استغاثہ برہمی سے بولا، لیکن کسی تصویر کے ذریعے اپنے والد کی شناخت کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق نہیں، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے وکیل صاحب، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کو اتنا بھی ایزی نہ لیں، اس میں ایسا کون سا پہلو ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا؟ وہ تڑک کر بولا۔ یہ فی الحال آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، میں نے سلگانے والے انداز میں کہا، اسی لیے میں نے آپ کو آئندہ پیشی تک انتظار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ ماندانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں مظلوم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی شاہدہ بی بی، اگر میں تمہیں قادر کی تصویر دکھاؤں تو کیا تم اسے اپنے باپ کی حیثیت سے پہچان لو گی؟